हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपकी कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 यानी विद्युत धारा का पहला वीडियो लेकर। अगर इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर देख लिए हैं तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा की। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके कुछ कंसेप्ट आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो। यहां हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो जब भी कभी किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक तरफ से दूसरी तरफ आवेश का प्रवाह होगा तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या कहा मैंने? जब भी किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक तरफ से दूसरी तरफ आवेश का प्रवाह होगा तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होगी बच्चों? अगर आवेश धनावेश है, अगर आवेश धनावेश होगा तो बच्चों विद्युत धारा की जो दिशा हो जाएगी वो आवेश प्रवाह की दिशा में ही होगी। ठीक है, यदि आवेश धनावेश है तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी, जिधर आवेश प्रवाहित हो रहा उसी दिशा में होगी। और अगर आवेश ऋणावेश है, अगर आवेश ऋणावेश होगा तो विद्युत धारा की दिशा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा? जब भी किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के एक साइड से दूसरी साइड आवेश का प्रवाह होगा वहां विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर आवेश धनावेश होगा तो विद्युत धारा की दिशा उसी दिशा में होगी जिधर आवेश प्रवाहित हो रहा है, और अगर आवेश ऋणावेश है तो विद्युत धारा की दिशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मैं किसी धातु को गर्म करता हूं। अगर ये धातु है, इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के अगर मैं परपेंडिकुलर लंबवत कोई एक काल्पनिक अनुप्रस्थ काट मान लूं तो मैं कह दूंगा कि यहां पे विद्युत धारा बनेगी, और उस विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इन इलेक्ट्रॉन की दिशा के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि हमने कहा कि जब भी ऋणावेश अगर प्रवाहित होता है तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बनती है। तो बच्चों, अलग अलग पदार्थों में विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारक अलग अलग होते हैं, और विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उन कारकों को हम कहते हैं आवेश वाहक। तो यहां पर मैं एक लिस्ट बना देता हूं। मैं इधर लिख देता हूं पदार्थ और इधर लिख देता हूं आवेश वाहक। आवेश वाहक क्या होते हैं बच्चों? वे कारक जिनके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धात्विक चालकों की। धात्विक चालक यानी कि हमारा तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। धात्विक चालकों में क्या होते हैं बच्चों? बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से धात्विक चालकों में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात मैं कर लेता हूं विद्युत अपघटनी चालकों की। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं बच्चों, उनको हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। इनको जब भी हम केमिस्ट्री में चालकों की बात करते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकों की बात करते हैं, और जब भी फिजिक्स में बात करते हैं तो धात्विक चालकों की बात करते हैं अक्सर। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी चालकों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं? आवेश वाहकों का काम करते हैं। धनायन भी जाएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ऋणायन भी मूव करेंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो अब हम बात करेंगे अर्धचालकों की। तो बच्चों, आप अर्धचालक पढ़ोगे इसी साल 12वीं कक्षा में। ठीक है, तो वहां पर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हो, और होल्स हमारे धनावेशित कण की तरह बिहेव करते हैं। इनको वहां जाकर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं। तो हमारे धात्विक चालकों के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो हमारे विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं ZnSO4, तो ZnSO4 जब भी बच्चों हम पानी में घोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Zn+2 और SO4-2 दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो Zn+2 धनायन और SO4-2 ऋणायन। तो इनकी गतिविधि की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इन्हें हम कहेंगे, धनायन और ऋणायन को हम कहेंगे आवेश वाहक। और अर्धचालकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि विद्युत धारा किस तरीके से उत्पन्न होती है।
तो बच्चों अब हम लिखेंगे विद्युत धारा की डेफिनेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। तो बच्चों हमने क्या लिखा, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि मान लो मेरे पास कोई चालक है, ठीक है, और उसके अनुप्रस्थ काट से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो। ठीक है, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो उस समय में औसत धारा कितनी होगी, औसत धारा। तो बच्चों एवरेज करंट हो जाएगी आई एवरेज, यानी कि औसत धारा वो हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, परिभाषा से हमने क्या कहा, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है, और यह हो जाएगी एवरेज करंट, यानी कि कुल आवेश अपॉन कुल समय। कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ, कुल कितना समय लगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई बात हमारे एवरेज करंट की। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक धारा। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा यानी कि किसी क्षण विशेष पर, अंतराल नहीं दे रखा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत छोटा। तो आपको पता है यहां पर मैं अगर क्या कर दूं, लिमिट लगा दूं, लिमिट क्या लगाऊं, मैं लगा दूं I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डी क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आपको पता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे तात्क्षणिक धारा निकालनी है किसी क्षण विशेष पर, तो जो Q की इक्वेशन दे रखी होगी T के रूप में, उसका अवकलन करना है T के सापेक्ष। तो हमारे पास औसत धारा हो जाएगी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और तात्क्षणिक धारा हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी। अब बात कर लेते हैं धारा के एसआई मात्रक की। तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है, तो आपको पता है कि धारा एक मूल राशि होती है, और धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है बच्चों एम्पियर। और इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी M0 L0 T0 A1। कुछ किताबों में और कुछ टीचर्स इसको I1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां फॉर्मूले से अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास इधर है धारा, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 एम्पियर बराबर, ऊपर है आवेश तो 1 कूलाम, और नीचे लिख दूंगा मैं 1 सेकेंड। तो यहां से परिभाषा बनाएं अगर हम, तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, यहां से परिभाषा बनेगी कि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हुई। क्या हुई, 1 एम्पियर की परिभाषा कि अगर मैं किसी परिपथ के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करूं 1 सेकंड तक, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। यह 1 एम्पियर की परिभाषा ये बता रही है कि 1 एम्पियर कितना होता है। लेकिन इस परिभाषा को हम मानक परिभाषा नहीं मानते। मानक परिभाषा जब हम एम्पियर का नियम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, वहां पर हम बात करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर की मानक परिभाषा होती है, इस परिभाषा को हम मानक परिभाषा नहीं मानते।
ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि यहां से हम 1 एम्पियर का परिमाण बता सकते हैं कि 1 एम्पियर होगा कितना, कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित करें तो जो प्रवाहित धारा होगी उसका मान 1 एम्पियर होगा, लेकिन ये मानक परिभाषा नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों हम धारा की दिशा की। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास किसी चालक के अंदर धनावेश प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी चालक के अंदर धनावेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की दिशा वही होगी जो प्रवाह की दिशा है, और अगर किसी चालक के अंदर ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा की दिशा विपरीत दिशा में होगी जिधर आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमारा चालक है, तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर धनावेश होगा तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में, और अगर ऋणावेश होगा तो ऋणावेश का जो प्रवाह होगा उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बनेगी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि इसको आवेश को प्रवाहित करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में अगर मैं आवेश रखूंगा तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तो मैं इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा। ठीक है, आवेश अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा तो आवेश जो होगा विपरीत दिशा में गति करेगा और विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से हो जाएगी। तो मैं इसको दो प्रकार से कह सकता हूं। मैं यूं कह सकता हूं कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, आवेश प्रवाह की दिशा में अगर धनावेश हुआ तो, और ऋणावेश हुआ तो आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में, या यूं कह दूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखो विद्युत क्षेत्र इधर है तो विद्युत धारा की दिशा इधर, और विद्युत क्षेत्र इधर तो विद्युत धारा की दिशा इधर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं या तो यूं कह सकता हूं कि धनावेश के केस में प्रवाह की दिशा और ऋणावेश के केस में विपरीत दिशा, या यूं भी कह सकता हूं कि विद्युत धारा की दिशा में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम विद्युत धारा की दिशा हो गई, तो विद्युत धारा एक सदिश है कि अदिश है। देखो सदिश की परिभाषा हमने क्या बोली थी कि वह भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश कहलाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, विद्युत धारा का परिमाण तो है ही, उसके साथ साथ हम दिशा की भी बात करते हैं। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। मैं यहां पर एक खूबसूरत सा नोट लगाकर लिख रहा हूं, इसको आप दिमाग में बिठा लें, आप इसको दिमाग में बिठा लें कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है बच्चों, इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों हैं, लेकिन अगर मान लो जिस तरीके से मैं यूं कह दूं कि अगर यहां पर I आ रहा है, I जा रही है, और ये अगर दो भागों में बट रही है, I1 और I2, तो ये हमेशा ही I बराबर I1 प्लस I2 होगी। ये हमेशा ही I बराबर I1 प्लस I2 होगी। इसके बीच में एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सदिश होती तो इन दोनों के बीच में जो कोण होता उसके ऊपर डिपेंड करता। अगर ये सदिश होती तो जो I होता वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कोस थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जो कोस थीटा चेंज होता तो ये I की वैल्यू भी चेंज होती, लेकिन यहां पर क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए I हमेशा ही दोनों I1 और I2 के योग के बराबर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। कुछ जगहों पर इसको प्रदिश बोला गया है। ठीक है, प्रदिश राशियां वो राशियां होती है जिनकी परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी वो सदिश नहीं होती, उनको हम कहते हैं प्रदिश। तो अगर आपको कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए और वहां पर प्रदिश का ऑप्शन हो, सदिश अदिश और प्रदिश का ऑप्शन हो, तो आप प्रदिश को सही करना, और अगर प्रदिश नहीं हो तो आप अदिश लिखना। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं अदिश राशि, सदिश नहीं है तो अदिश, लेकिन कुछ जगहों पर इसको प्रदिश बोला गया है, टेंसर क्वांटिटी बोला गया है। तो आपके अगर किसी ऑप्शन में प्रदिश ऑप्शन आता है तो आप प्रदिश लिखिए, और प्रदिश नहीं आता है तो आप बिना दिक्कत के आप अदिश सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो बच्चों न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यदि आवेश Q समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, हमको आवेश का इक्वेशन दे रखा है t की फॉर्म में, 5t² प्लस 2t प्लस 3 कूलम अगर Q हो तो t बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत धारा निकालनी है। बच्चों इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो हम किसी तात्क्षणिक समय पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं अवकलन करके। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहला देखते हैं, उन्होंने क्या पूछा, I बराबर 2 सेकेंड पे, तो हम जानते हैं I बराबर होता है dq अपॉन dt। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर दूंगा, I निकालूंगा, तो dq अपॉन dt कितना हो जाएगा बच्चों, d ऑफ q की जगह हम क्या कर देंगे, यहां पर कैपिटल Q, तो q की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5t² प्लस 2t प्लस 3 अपॉन dt। और आपको अवकलन करना आता हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 आ जाएगा बाहर और t² का हो जाएगा 2t प्लस 2t का हो जाएगा 1 और प्लस 3 का हो जाएगा 0 प्लस 0। तो यहां से I की वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, 10t प्लस 2 एम्पियर। ये हमारी I की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकेंड पर विद्युत धारा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं I एट 2 सेकेंड्स। t की जगह मैं क्या रख दूंगा, t बराबर 2 सेकेंड, t की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 2, यानी 10 दूनी 20 और 2 22 एम्पियर। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 22 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड विद्युत धारा, अब जब भी कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम से, मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में कितनी विद्युत धारा थी, तो यहां पर हम औसत धारा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इस केस में हम लिखेंगे I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यानी कि Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर Q2 क्या है, आवेश एट t सेकेंड, तो मैं लिख दूंगा 3 सेकेंड। तो आवेश 3 सेकेंड में कितना आवेश था, 3 सेकेंड में आवेश था बच्चों 5 इंटू टी की जगह मैं 3 रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 सेकेंड पर आवेश कितना था, 45 और 15, 50 10 60 और 3 63 कूलम। और Q एट 2 सेकेंड निकालना है, 2 सेकेंड पे Q कितना था, तो 2 सेकेंड पे Q जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 20 और 4 24 और 3 27 कूलम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा जो एवरेज करंट आएगी, औसत करंट जो आएगी हमारी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, वो कितनी आ जाएगी, Q2 माइनस Q1। Q2 कितना था, 3 सेकेंड पे था 63, तो 63 माइनस 27 और हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा 2 सेकेंड पर हो जाएगी 22 एम्पियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, उसका अवकलन करना है और सीधा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछ रहा है वहां पर हमारी धारा निकल जाएगी। और अगर औसत धारा पूछ रहा है तो आपको दोनों समय पर आवेश निकालना होगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, और इस तरीके से हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। देखो बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि थी तो हमको उसको सदिश की टर्म्स में डिफाइन करना था। धारा घनत्व के फॉर्म में अपन उसको डिफाइन करते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर इसको समझते हैं। तो बच्चों हमने डेफिनेशन लिखी, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो धारा घनत्व कहलाती है। यहां पर हमको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि धारा लंबवत निकलनी चाहिए हमारे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। अगर मान लो मैं एक केस मान लेता हूं कि यह है हमारा एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है डेल्टा एस, जिसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर,
और हमारी विद्युत धारा लंबवत निकलनी चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो विद्युत धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत निकल रही है। डेल्टा आई विद्युत धारा जो है वो लंबवत निकल रही है इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इससे लंबवत निकलने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं जे एवरेज का फॉर्मूला, औसत धारा घनत्व क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं औसत धारा घनत्व। बच्चों औसत धारा घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे एवरेज बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये है कि जो विद्युत धारा है वो निकलनी चाहिए अनुप्रस्थ काट के लंबवत निकलनी चाहिए, और इस केस में लंबवत निकल रही है पूरी की पूरी, यानी कि डेल्टा एस वेक्टर की क्षेत्रफल सदिश की दिशा में निकलनी चाहिए। क्या कह सकता हूं, या तो मैं कह दूं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत या क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो औसत धारा घनत्व ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, मैं किसी पर्टिकुलर बिंदु की बात करूं, तो मैं यहां लिख देता हूं किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एस टेंस टू 0 हो जाएगा। और आपको पता है जब डेल्टा एस टेंस टू 0 हो जाएगा तो जे हो बन जाएगा, और वो तात्क्षणिक बन जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बन जाएगा। तो यहां जे बराबर हो जाएगा डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, इस केस में हमको क्या चाहिए, जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा तो मुझे आई की इक्वेशन एस की फॉर्म में दे रखी होगी, तो मैं उसका अवकलन कर दूंगा एस के सापेक्ष। तो ये हमारा औसत धारा घनत्व आ जाएगा, ये किसी बिंदु पर धारा घनत्व आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने एक पर्टिकुलर केस की बात करी कि जब विद्युत धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत निकलती हो तो हमारा फॉर्मूला जे एवरेज का बनेगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, जे बराबर बन जाएगा डी आई अपॉन डी एस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो डेल्टा आई हो वो इसके लंबवत निकले, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा में निकले, वो चेंज भी हो सकता है। तो उस केस की हम बात कर लेते हैं। तो वो अगर इस तरीके से हो, ठीक है, इस केस में तो क्या हो रहा था बच्चों, जे एवरेज बराबर हो रहा था डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, और जे बराबर हो रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हो रहा था डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, लेकिन अब हम कंडीशन कुछ और लगाते हैं। हम ये मान रहे हैं ये हमारा अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरीके से है, जिसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में डेल्टा एस, और विद्युत धारा जो जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो सारी की सारी विद्युत धारा पहले की तरह डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इस बार कुछ एंगल बनाकर जा रही है, थीटा एंगल। डेल्टा एस वेक्टर से कुछ एंगल पर जा रही है विद्युत धारा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा एस के कंपोनेंट कर सकते हैं, और डेल्टा एस का मुझे कौन सा कंपोनेंट देखना है, जो विद्युत धारा की दिशा में हो, जो विद्युत धारा की दिशा में हो। तो मैं क्या कर दूंगा, विद्युत धारा की दिशा में कंपोनेंट कर दूंगा डेल्टा एस कोस थीटा। साइन थीटा बन जाएगा इधर, लेकिन मुझे साइन थीटा की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हमारा जो जे एवरेज बन जाएगा, जे का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस का वो कंपोनेंट जो धारा की दिशा में है, डेल्टा एस कोस थीटा। तो ये एक सामान्य फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये एक सामान्य फॉर्मूला बन गया जो यहां पर भी सत्य है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा आई और डेल्टा एस एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मैं यहां कोस 0 रखूंगा तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा। तो यहां से मैं डेल्टा आई की वैल्यू लिख सकता हूं बच्चों, जे डेल्टा एस कोस थीटा। तो क्या मैं इसको डेल्टा आई को इस तरीके से लिख सकता हूं, जे एक सदिश राशि है, जे वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो विद्युत धारा होती है वो धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। तो मैं लिख देता हूं धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा होता है। धारा क्या होती है, धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं,
किसी परिमित क्षेत्र के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी परिमित क्षेत्र के लिए जिसका हम समाकलन कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगर I निकालना चाहूंगा परिमित क्षेत्र के लिए बच्चों, हम क्या करेंगे, डेल्टा S को हम ds से रिप्लेस कर सकते हैं। और उस केस में हम अगर मैं करंट निकालना चाहूंगा तो इसका समाकलन कर दूंगा J वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि J वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इन दोनों के अदिश गुणनफल का अगर मैं समाकलन कर दूंगा कोई लिमिट रख के, तो मुझे विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर है बच्चों एम्पियर और नीचे है क्षेत्रफल, तो नीचे ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा निकालना चाहेंगे बच्चों, तो विमा क्या हो जाएगी, m0 l नीचे की तरफ है तो -2 t0 a1, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आप इन जीरो वाली चीजों को छोड़ दो, सिर्फ लिख दो l-2a1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा प्रॉपर रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर मैं नए वीडियो में बहुत जल्द आऊंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। और इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो बोर्ड लेवल, जेईई मेंस लेवल और नीट लेवल की होगी, उनको मैं टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।